नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारी छुट्टियां आती हैं तो कहीं घूमने जाने के लिए अलग अलग ट्रैवल पैकेजेस सिलेक्ट करने के लिए हम अलग अलग टूरिस्ट साइट्स को विजिट कर रहे होते हैं और अलग अलग टूरिस्ट साइट्स के बीच हमारी मुशक्कत चल रही होती है कि कौन सी टूरिस्ट साइट को चूज़ किया जाए और कौन सी टूरिस्ट साइट को इग्नोर किया जाए। इसी बीच हमारे मन में यह भी ख्याल आता है कि कहीं जिस टूरिस्ट साइट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो टूरिस्ट पैकेज हम खरीद रहे हैं, कहीं उसमें हमारे पैसे न डूब जाए। बढ़ते हुए फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए पैसे डूबने का भी हमें खतरा दिखाई देता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अक्सर ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूर पैकेजेस की तरफ न रुख करते हुए ऑफलाइन पैकेजेस की तरफ या ऑफलाइन ऑफिसेस की तरफ दौड़ लगाते हैं। आज हमारे बीच जो व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद हैं, इसी गैप को फिल करते हुए अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई को जारी रखते हुए उन्होंने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप किया है और उसे रन कर रहे हैं। तो हम जानेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में और उनके स्टार्टअप कंसेप्ट के बारे में कि किस प्रकार से वो किस तरह के गैप को फिल करते हुए आम नागरिक को सर्व कर रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्लोरिफाई ट्रिप्स के फाउंडर कबीर तलाड़े जी से। तो कबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। कबीर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्सप्लोरिफाई ट्रिप्स का क्या कंसेप्ट है और किस गैप को फिल करते हुए ये आम जनता को सर्व कर रहा है। मैम, बेसिकली एक्सप्लोरिफाई ट्रिप्स जो है वो जी, एक्सप्लोरिफाई ट्रिप्स इट्स ऑल अबाउट टूर्स एंड ट्रैवल्स पैकेजेस के बारे में, इतना तो हम समझ रहे हैं। Yes. लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी टूरिस्ट साइट्स होती हैं जिन पे अक्सर हम दौड़ लगाते हैं ऑनलाइन। हमारे मन में कई सवाल आते हैं कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं निकल जाएगा, कहीं इससे कम दाम में भी तो हमें दूसरी ट्रैवल साइट्स पे मिल सकता है कोई ट्रैवल पैकेज। तो इन सब का क्या एक उपाय है, क्या इस सभी का एक विकल्प है जिसको कि हम आपके स्टार्टअप में फुलफिल होते हुए देख पा रहे हैं? एक्सप्लोरिफाई ट्रिप्स जो है वो एक कंसेप्ट है जिसमें जो हम लोग मार्केट प्लेस बना रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें इंडिया की सारी ट्रैवल कंपनीज रहती हैं। अभी क्या होता है, अगर किसी को कश्मीर जाना है तो उसे 1-to-1 ट्रैवल कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है। वो इंस्टाग्राम पे ढूंढेगा कोई पर्सन है, अगर वो फिर गूगल पे ढूंढेगा, फिर 1-to-1 उनसे कांटेक्ट करेगा, फिर पैकेज लेगा। उस केस में फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम लोग कई बार जब हम लोग थाने में देखते हैं, किसी थाने में जाए तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो साइबर क्राइम या फ्रॉड्स के एप्लीकेशंस भरे पड़े हुए हैं वो टूर्स एंड ट्रैवल कंपनीज के होते हैं। तो इस दरमियान लोगों का डर ऑनलाइन टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रति बरकरार रहता है। जी, तो इसी के लिए हम लोग मार्केट प्लेस बना रहे हैं कि जिसमें हम लोग जितनी भी ट्रैवल कंपनीज होगी इंडिया की, उनको पूरा वेरिफिकेशन होगा, फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो यूज़र इजीली आकर वहाँ से बाय कर सकता है और ट्रैवल कंपनीज सेल कर सकती है। ये काइंड ऑफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट के टाइप का होगा, बट ये ट्रैवल पैकेजेस में रहेगा। इसके अंदर एक और यूनिक फीचर रहेगा स्काई स्कैनर जैसा। स्काई स्कैनर फ्लाइट के प्राइस को कंपैरिजन करके बताता है। हम लोग ट्रैवल पैकेजेस को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आपसे जो हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा काफ़ी इनपुट्स लेगा कि आपका बजट क्या है, आपको होटल से किस टाइप का चाहिए, फिर उसके हिसाब से पूरे इंडिया में जितने ट्रैवल कंपनीज हैं उनके जितने ट्रैवल पैकेजेस हैं उनको कंपेयर करके आपके लिए बेस्ट वो बताएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मतलब मुझे कितने दिनों के लिए चाहिए या मुझे किस जगह को एक्सप्लोर करना है, उसको ध्यान में रखते हुए किस किस जगह को एक्सप्लोर करना है, कितने दिनों के लिए चाहिए और किस तरह से एक्सप्लोर करना है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे एक्सप्लोरिफाई ट्रिप्स एक बजट बताता है या एक बेस्ट पैकेज रिकमेंड करता है। हाँ जी। तो अगर हम बात करें आम जनता की, तो आम जनता जहां अभी तक ट्रैवल एंड टूर्स कंपनीज को अप्रोच करती आई थी अपने ट्रैवल पैकेजेस को सिलेक्ट करने के लिए, नो डाउट कि फ्रॉड्स अभी भी जारी हैं, कंटिन्यूड हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अभी तक चला आ रहा है, आपकी मार्केट प्लेस को कोई क्यों अवेल करेगा? मैम, बेसिकली मेरे मार्केट प्लेस को यूज़र इसलिए आएगा क्योंकि हम जितनी भी ट्रैवल कंपनी हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगी वो सारी एक वेरिफिकेशन होके आएंगी, उनकी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी, हम 1-to-1 मिलेंगे ट्रैवल कंपनी से। वो तो उनको फ्रॉड से एक बचने का सबसे बड़ा रीज़न हो जाएगा। फिर उनको 1-to-1 जितने भी ट्रैवल कंपनी से बात करनी पड़ती थी, एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता था। बेसिकली किसी भी कस्टमर को एक ट्रैवल पैकेज बुक करने में 1 वीक का प्रोसेस लग जाता है। वो 10 ट्रैवल कंपनी से बात करता है, फिर वो उनका पैकेजेस भेजती है, तो इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस हैगा। तो इस प्रोसेस को हमने काफ़ी शॉर्ट कर दिया।
वो हमें जवाब देती है, फिर हम उनसे इंक्वायर करते हैं, वो हमें जवाब देती है। काफी लंबा समय लग जाता है एक ट्रैवल पैकेज को बुक करने में। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपने जिस ट्रैवल कंपनी को चूज़ किया उसके साथ आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होगा या नहीं होगा, इसका आपको पता नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ने जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें रेटिंग्स का भी सिस्टम रहेगा कि कस्टमर अगर ट्रिप जाते हैं तो उसमें रेट्स कर सकते हैं, रेटिंग करेंगे, वो आके रेटिंग्स लिखेंगे, रेटिंग्स देंगे कंपनीज को। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग को बहुत ईजी होगा कि आप जिस ट्रैवल कंपनी को चूज़ करेंगे, हम हमारे थ्रू जिस भी ट्रैवल कंपनी को चूज़ करेंगे तो वो काफ़ी बेटर आपका एक्सपीरियंस होगा। और हम जहां आपका एक एरेना है, मार्केट प्लेस है, जहां बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, बहुत सारे ट्रैवल साइट्स हैं, वहां जाकर हम रेटिंग्स के थ्रू देख सकते हैं, कस्टमर के एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं कि किसको किस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ, और बेस्ड अपॉन दैट हम अपना बजट फ्रेंडली जो भी हमारे विकल्प हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। कबीर जी, आपने एक मार्केट प्लेस बनाया है जिसमें कि बहुत सारे ट्रैवल साइट्स इंक्लूडेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रस्ट का एक मेजर सोर्स है। पर अगर फिर भी आम जनता को कन्विंस करना हो कि वो अपना जो ट्रेडिशनल वे है ट्रैवल पैकेजेस को या टूर्स एंड ट्रैवल्स बुकिंग को छोड़कर आपके मार्केट प्लेस को अवेल करे, किस तरीके से उनको एक यूनिक वे में सर्व हो पा रहा है, तो इसके लिए आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं या क्या आपके स्ट्रैटेजीज रहते हैं? मैम, हम लोग उनको कस्टमर से हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। हम लोग ये प्लेटफॉर्म कस्टमर्स के लिए फ्री रहता है। तो ट्रैवल कंपनी हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि एक बार आके आप यूज़ करके देखिए। आप तो कस्टमर यूज़ कर रहा है जब, तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है उसका, तो फिर इजीली हो सकता है। हाँ, कस्टमर्स उसको यूज़ करते हैं, रेटिंग करते हैं और काफ़ी उन्हें बेनिफिट होता है। कबीर जी, एक बात बताइए कि आप फ़िलहाल बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस चूज़ करने में आपको माइंड में ऐसा क्या आया कि आपको लगा कि कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं देखनी है, या फिर अपने ही फील्ड को एक्सप्लोर ना करते हुए कहीं और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? ऐसा क्या माइंड में आया और कब आया? मैं जब छोटा सा था तब से मुझे क्लियर है कि मुझे जॉब में नहीं जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना है। मुझे खुद का बिजनेस करना था या खुद का स्टार्टअप करना था। ये तो कब से माइंड में चल रहा था? ये 10th के बाद से, क्लास 10th के बाद से। मतलब इंस्पिरेशन कौन रहा या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा था? मेरे फादर ही बिजनेसमैन है, तो उनसे ही मेरे को पता था कि मुझे भी बिजनेस करना है, जॉब में नहीं जाना है। तो फिर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच चुना, क्यों चुना? इससे आपको क्या मदद मिल पाई आपके आगे के करियर या पाथ्स में? मुझे इंजीनियरिंग ही करनी थी, ये भी मेरे को श्योर था, और कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट था। मुझे अच्छे कॉलेज का एक्सपोजर चाहिए था, तो फिर इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ करा था। अच्छे कॉलेज का एक्सपोजर चाहिए था, अच्छा कॉलेज क्यों आपने ज़रूरी समझा, और आप जिस कॉलेज में फ़िलहाल है वहाँ से आपको आपके आगे वे फॉरवर्ड के लिए क्या मदद मिली? जी, मैं बताता हूँ मैम। एक अच्छा कॉलेज आपकी लाइफ को, आपके जर्नी को बहुत ईजियर कर देता है। आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आप थाउजेंड्स ऑफ ब्रेन से मिलते हो जो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो आपको 10 चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है, एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है। और मैं बात रही मेरी जर्नी में, तो कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है। जैसे हमारे कॉलेज में BIT निशान करके कंपटीशन होता है जिसमें हमको 1 लाख रुपीज़ की ग्रांट मिलती है, तो वो हम लोग उस कंपटीशन में जीते थे हम लोग, तो उसका भी ग्रांट मिला। तो फिर हम लोग अभी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम चल रहा है हमारी कंपनी में। तो 1 लाख का जो आपको अमाउंट मिला जीतने पर, अपने आइडिया को पिच करने पे, उस 1 लाख का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? क्या कॉलेज गाइड करती है आपको या आप खुद से करते हैं? कॉलेज गाइड करता है मैम। बेसिकली किस प्रकार से? जी, बेसिकली आपको फर्स्ट ये होता है उसका गाइडलाइंस में कि आपको सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है कंपनी को। अब आप मल्टीपल्स आइडेंटिटी में जैसे 1 लाख का आपको अमाउंट मिला, तो 1 लाख के अमाउंट में कैसे वो डिवाइडेड होता है कि कितना अमाउंट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में चाहिए, कितना अमाउंट आपकी कंपनी के अकाउंट में आएगा, किस तरह से वो डिवाइडेड होता है? तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन कराना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहता है। तो हम लोगों ने अब प्राइवेट लिमिटेड में भी जा सकते हैं, आप LLP में भी जा सकते हैं, तो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड LLP या 1% कंपनी, तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं। तो आप किस में गए? प्राइवेट लिमिटेड में। ओके, तो कॉलेज का क्या इस तरह का कोई गाइडेंस रहता है कि एक इतना रेशियो ऑफ 1 लाख आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन में लगाना होता है और इतना रेशियो आपके अकाउंट में आता है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन का अप्रॉक्स खर्चा 30-35 हज़ार रुपये का होता है, और अब 70,000 के आसपास आपके कंपनी अकाउंट में आता है, जो आप कंपनी को ग्रोथ करने में हेल्प में ले सकते हो। तो ये भी आपको कॉलेज ही अरेंज करके देती है कि 30,000 आपका कंपनी फॉर्मेशन के लिए जाता है और 70,000 आपकी कंपनी के अकाउंट में आते हैं अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। जी। तो ये किस प्रकार से आपकी जर्नी शुरू हुई? 1 लाख आपने अपना आइडिया पिच करके जीता, 30,000 कंपनी फॉर्मेशन में लगी, 70,000 आपके अकाउंट में आए, तो उसके बाद कैसे आपने उस 70,000 का यूटिलाइजेशन किया और उसको स्केल अप करते गए?
पहले मैं बता देता हूँ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जी बिल्कुल। तो ये 2023 की बात है, हमारा सेमेस्टर ब्रेक हुआ था, तो मैं मेरे घर गया, तो हम कजिन्स ने ऐसा प्लान बनाया कि हमको ट्रिप पे जाना चाहिए। तो हमने एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी करके। बीटेक फर्स्ट ईयर में? हाँ जी, बीटेक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद सेकंड सेमेस्टर के पहले जो ब्रेक मिलता था, सेमेस्टर ब्रेक, उसमें। तो फिर मैंने बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज ढूंढी, कहीं ट्रैवल कंपनीज फ्रॉड निकली, और फिर मुझे एक ट्रैवल कंपनी मिली जिससे मैं 1-to-1 मिलने गया उनके ऑफिस, जिसका ऑफिस मेरे घर से 30 किलोमीटर्स था। तो वो ट्रैवल कंपनीज फ्रॉड निकली, इसका पता आपको कैसे चला? कस्टमर रिव्यूज से? हाँ, पता ऐसे चला कि उनका कोई गूगल पे कोई पता नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है, और उनसे फ़ोन पे बात करें तो बेंगलोर की कंपनी और वो पचमढ़ी का पैकेज दे रही, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप बेंगलोर की कंपनी, आप पचमढ़ी के हिल स्टेशन है छोटा सा, तो वहाँ का वो मतलब प्राइसिंग उनको मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कम कर लें, तो वो जितना कम बोल रहा हूँ उतना मैं हाँ बोल दे रहे हैं वो, तो वो ऐसे उनका ऑफिस एड्रेस कुछ नहीं बता रहे हैं वो, कि जब सब कुछ जो होगा ऑनलाइन होगा, तो इससे पता चल रहा था कि वो फ्रॉड है। तो फिर फ्रॉड्स कंपनी निकली, फिर मुझे 30 किलोमीटर जाके उस कंपनी से उनके ऑफिस गया, उनसे मिला। मतलब ट्रैवल पैकेज बुक करने के पहले आप 30 किलोमीटर खुद चल कर गए उस ट्रैवल कंपनी को देखने के लिए कि एक्चुअली में एग्जिस्टेंट है या नहीं? जी। फिर हम लोगों ने उसके बाद उनको एडवांस पेमेंट किया, फिर हम लोग उसके साथ ट्रिप पे गए। तो मुझे ये प्रॉब्लम तब फेस हुई थी, तब फिर हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। पहले मैंने एक ट्रैवल कंपनी। कितना समय लग गया था आपको इस पूरे ट्रैवल को बुक करने से पहले? एक वीक का समय लग गया था। तो मेरे को वो प्रॉब्लम रियलाइज हुई थी कि ये क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे उस समय? पहले तो मुझे ट्रैवल कंपनी ढूंढनी पड़ी, इंस्टाग्राम से ढूंढी, गूगल से ढूंढी, फिर उनसे 1-to-1 कांटेक्ट करा, फिर उन्होंने किसी ट्रैवल कंपनी ने मुझे 2 दिन में उनका पैकेज भेजा, किसी ने 3 दिन में रिस्पॉन्ड बैक ठीक से नहीं किया। तो ये अक्सर होता है, कोई 3 दिन में रिस्पॉन्ड करता है, कोई 4 दिन में करता है, कोई हफ्ता लगा देता है। जी। तो उसके बाद आपको ये गैप महसूस हुई कि ये जो प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं ये बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं। तो फिर कैसे आपका माइंड वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुआ? फिर उसके बाद मुझे था कि इसमें मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने एक ट्रैवल कंपनी में एज ए इंटर्नशिप, उसी ट्रैवल कंपनी में मैंने एज ए इंटर्नशिप करी 3 मंथ की। तो जिस ट्रैवल कंपनी को बुक करके आप घूमने गए थे, उसी ट्रैवल कंपनी में आपने इंटर्नशिप की 3 महीने के लिए, ताकि आप उनका बिजनेस समझ पाए? जी। ओके। तो फिर मैंने काफ़ी कुछ समझा, सेल्स समझी, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ट्रिप्स कैसे मेंटेन्स होती हैं, सारा चीज़ें समझा मैंने। फिर मुझे ये जो मेरा गैप था, फिर मैंने मेरा स्टार्टअप स्टार्ट किया। मतलब R&D की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने लाइव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही ले लिया इंटर्नशिप करके? जी। जिस चीज़ को आप एक्सप्लोरीफाई करना चाहते थे या जिस गैप को आप फिल करना चाहते थे? जी। ओके। तो क्या गैप्स आपको नज़र आए उस दरमियान, इंटर्नशिप के दरमियान, जिसको लगा कि इस गैप्स को मैं इस इंडस्ट्री में फिल कर सकता हूँ? तो बेसिकली अभी क्या होता है ना कि जो भी ट्रैवल कंपनीज हैं वो सिर्फ चाहती है कि हम लोग हमारा ट्रैवल पैकेज भेज दें, फिर कस्टमर का रिव्यू, कस्टमर के लिए उनका क्वालिटी वो मैटर नहीं करती, उनको सिर्फ चाहिए कि हम लोग हमारा ट्रिप्स भेज दें, सेल करें, उससे हमारे कस्टमर्स खराब होते हैं। हाँ जी। तो ये कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखा जाता ठीक से, और फिर रिस्पॉन्ड 3 मतलब एक हफ्ते बाद किसी को हम लोग फ़ोन कर रहे थे, जो सेल्स टीम रहती है काफ़ी लेट कर रही थी। मतलब तो जैसा आम कंपनीज में होता है वहाँ पे भी वैसा ही हो रहा था। जी। तो काफ़ी कुछ इश्यूज थे जो कस्टमर फेस कर रहे थे, तो फिर कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो 3 महीने आपने इंटर्नशिप तो कर ली, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और फिर उसके बाद आप कैसे अग्रसर हुए अपने खुद के स्टार्टअप की सोच की तरफ? इंटर्नशिप करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे ट्रैवल कंपनी का एक करिकुलम समझना था कि कैसा होता है। तो मुझे समझ में आया कि सेल्स समझी मैंने, वहाँ की ऑपरेशन समझा, ट्रिप्स कैसे मेंटेन होती है, बुकिंग कैसे होती है, सब कुछ समझा। उसके बाद फिर मैंने मेरे स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट किया। तो ये जो 1-2 गैप्स आपने महसूस किए, कस्टमर्स के साइड से डिले इन फीडबैक हो गया, या फिर कस्टमर रिव्यूज जो मैटर करते हैं वो हो गया, इसके अलावा भी कोई और गैप्स आपने महसूस किए? नहीं, अभी फिलहाल इतना। ओके। तो फिर आगे बढ़ने के लिए एक कंपनी को फॉर्म करने की ज़रूरत होती है, उसको फिर एक स्टार्टअप के फॉर्म में लाने की आवश्यकता होती है। तो आपने अपने आइडिया को पिच किया था, उसके बाद आपने इंटर्नशिप किया, या इंटर्नशिप करने के पहले ही आइडिया आपने पहले नहीं, पहले इंटर्नशिप किया था, देन हमने हमारा आइडिया पे काम करना चालू किया। ओके। तो पहले आपने इंटर्नशिप की, वहाँ से आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए, और जो गैप्स निकले उसको लेकर आपने एक आइडिया पिच किया, जिसकी वजह से आपको ₹1,00,000 का इनाम आपने अर्न किया अपने कॉलेज से। तो कंपनी आपकी कॉलेज की मदद से फॉर्म हो गई, क्या सोचकर आपने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फॉर्म की या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की? मैम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए फॉर्म की क्योंकि हमको मार्केटिंग करने के लिए, हमको इसको स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसके लिए हमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट लगेगा, और इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही ले सकते हैं। आपके शेयर्स को
दे के इन्वेस्टर्स को। मतलब तो इसलिए अगर हम लोग हमें private फ्यूचर limited में बनाए। इन्वेस्टमेंट्स रेज करने हैं तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही कर सकती हूँ, बाकी ऑप्शंस मेरे पास नहीं नहीं रहेंगे। होते। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन हो गया। अब आपके रिमेनिंग 70,000 रुपीज जो आपके अकाउंट में आए, उसका यूटिलाइजेशन आपने किस प्रकार से किया? जैसे हमारे सॉफ्टवेयर पे अभी भी हमारा काम चल रहा है, तो हम लोग उसमें हमारा यूटिलाइजेशन जा रहा है। हमारा फिर टीम्स में हमारा हर डोमेन की पर्टिकुलर टीम्स बनी हुई है, तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर जा रहा है। फिर हमें ट्रैवल कंपनी से 1-to-1 मीट करना पड़ता है, तो उसमें एक्सपेंडिचर जाता है। तो ये सारा खर्चा। तो आप अकेले ही इसमें जुटे या आपके साथ में और लोगों को भी आपने इसमें जोड़ा, और किस प्रकार से आपको लोग मिले, कैसे कैसे लोगों को आपने अपने साथ रखा कि एज अ टीम आप आगे बढ़ सके? जी, इनिशियल डेज में जब हमने स्टार्ट करा तो मेरा स्कूल का फ्रेंड, मतलब मेरे बचपन का दोस्त बोल सकते हैं, आशीष पाल, वो एज अ मेरा को फाउंडर है, और हम लोगों दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। तो फिर आशीष का ब्रदर, मेरी सिस्टर, हम 4 हुए, हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे डेरेन हो गया, फिर सूर्यांश हो गया, तो ये लोग फिर जुड़े। फिर ये हमारी कोर टीम है बेसिकली, और टोटल हमारी अभी 11 लोगों की टीम है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस से हैं, आपके ही कॉलेज से हैं या फिर डिफरेंट ब्रांचेस से? आशीष और मेरी ब्रांच सेम है, कंप्यूटर साइंस, लेकिन डेरेन की मैकेनिकल है, सूर्यांश की एआईएमएल है, तो सबकी डिफरेंट ब्रांचेस से। हम अगर बात करें आपकी कंपनी फॉर्मेशन के बाद उसको एक स्टार्टअप का स्वरूप देने की, जी। तो किस प्रकार से कंपनी को फॉर्म करने के बाद, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होने के बाद आपने उसे एक स्टार्टअप का स्वरूप दिया? क्या टेक्निकलिटीज़ रहीं, कैसे रजिस्ट्रेशंस की तरफ आप आगे बढ़े? जी, तो बेसिकली आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको DPIIT के सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। DPIIT के सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको DPIIT का सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो आप एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो जाते हैं इंडिया के। तो हम लोग DPIIT सर्टिफिकेशन के लिए गए। तो किस प्रकार से आप DPIIT सर्टिफिकेशन के लिए गए, या फिर कैसे आपको पता चला ये सारी चीज़ें? कॉलेज नहीं आपको कॉलेज गाइड नहीं बताई, कॉलेज नहीं बताई। फिर हम लोग जैसे स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमारे साथ मल्टीपल जो हमारे सीनियर्स हैं वो स्टार्टअप कर चुके हैं, हमारे साथ वाले जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनसे गाइडेंस मिलती रहती है। एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप के फॉर्म में आने के लिए, DPIIT रजिस्टर्ड खुद को करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जिसको आपने फुलफिल किया? मैम बेसिकली आपको DPIIT रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक कंपनी का आधार कार्ड, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और कंपलसरी है, और ये सारा नीडफुल होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार्ड, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ incorporation। होना चाहिए। क्या कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आपको कुछ और भी शो करना पड़ता है, या फिर सिर्फ बेसिक 3 ही आपको हैं? एक आपका इनोवेटिव आइडिया भी बताना पड़ता है कि आपका इनोवेटिव आइडिया क्या है, आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो उससे। ये सारा चीज़ें, पूरा फॉर्म होता है DPIIT का, वो आपको DPIIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल। तो ये ऑनलाइन ही आपने किया, Online ही। और कितने दिनों में फिर आपको ये वापस रिवर्ट होकर आया कि आप अपनी कंपनी को एक DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप के रूप में कहने स्टार्ट कर सकें? बेसिकली इनकॉर्पोरेशन प्लस DPIIT की जो प्रोसेस हैगी वो करीब करीब 1 मंथ की प्रोसेस होती है। 1 मंथ से 45 डेज से 55 डेज के बीच में आपका पूरा इनकॉर्पोरेशन प्लस DPIIT सर्टिफिकेशन हो जाता है। DPIIT रजिस्टर्ड हो गई कंपनी। अब इसके बाद जो हमारा स्टार्टअप आइडिया है उसको एक्चुअल मार्केट प्लेस में उतारना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपने कैसे स्टेप्स लिए या कैसे वे फॉरवर्ड आपने लिया अपनी टीम की मदद से? मैम हम लोगों ने सबसे पहले हमारी 11 लोगों की टीम है, तो हम लोगों ने सबसे पहले टीम डिवीजन करें। तो सॉफ्टवेयर की टीम है, CTO है हमारा सूर्यांश दे, वो पूरा टीम मैनेजमेंट करता है। CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो टेक्निकल टीम संभालता है। मार्केटिंग टीम के लिए डेरेन है, जो कि CMO हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। मैं सेल्स की टीम संभालता हूँ, आशीष फाइनेंस का संभालता है, तो आशीष ऑपरेशंस का भी संभालता है। तो हम लोगों ने ऐसी पर्टिकुलर सारी टीम्स डिवाइड करी जो अपना अपना ऑपरेशन प्रॉपरली कर पाएँ, तो हम वैसे फिर चल रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग खासियत कैसे आपने चुनी और उनको उसका हेड असाइन किया, या कैसे अलग अलग लोगों को आपने असाइन किया कि हाँ ये काम ये पर्सन बेहतर कर सकता है? अब जैसे सूर्यांश है, तो सूर्यांश कोडिंग में काफ़ी अच्छा है, वो डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हमने उसे टेक्निकल में रखा। अब डेरेन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी काफ़ी बेटर है, और उसको सेल्स और मार्केटिंग का नॉलेज अच्छा है, तो इसलिए हमने उसे मार्केटिंग में रखा हुआ है। और मैं हूँ तो मुझे सेल्स का, जैसे मैंने इंटर्नशिप करी थी तो मुझे सेल्स में, मेन सेल्स डिपार्टमेंट में ही था वहाँ पर, तो मैंने सेल्स का काफ़ी कुछ सीखा था, तो इसीलिए मैं सेल्स में रहा। और आशीष को फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, तो इसलिए मतलब सेल्स का जो स्किल्स है ये इंटर्नशिप के दौरान आपने एक्वायर किया और उसको एज अ स्पेशलाइजेशन आपने अपने स्टार्टअप में यूज़ किया। जी। कबीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए एक स्मूथ ऑपरेशन होता है, सिनर्जी स्टैब्लिश्ड होती है अलग अलग विंग्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच, कि राइट फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स या लोगों के बीच रीच को बढ़ाने से लेकर
सब कुछ मैनेज करने से लेकर फाइनल पेमेंट उठाने तक जो कंप्लीट सिनेरियो होता है, वो किस प्रकार से आपकी कौन कौन से विंग्स मैनेज करते हैं और सभी विंग्स के बीच एक स्मूथ इंटीग्रेशन कैसे स्टैब्लिश हो पाता है कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करे या फिर हैसल या हौच पौच ना हो? हम सबसे पहले मतलब जो हौच पौच नहीं है उसका मैं बता देता हूँ। हैसल ना, हम लोग हम सबका जो भी हेड हैंगे, जो जितनी भी टीम के, हम किसी में भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी टीम संभालते हैं। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करें तो सूर्यांश देखते हैं, फिर अगर एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग से रिलेटेड देखें तो वो डेरेन संभालता है, और वो मार्केटिंग होने के बाद फिर हमारे पास जैसे कस्टमर आया तो सेल्स टीम देखती है कस्टमर को क्या कौन सी ट्रिप सेल करनी है, वो फिर कस्टमर हम लोग देखते हैं सेल्स टीम से के बाद जाके फिर जो पेमेंट करता है वो फाइनेंस संभालता है। तो ये ऐसा पूरा चेंज चलता है। कौन क्या संभालता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फिक्स है, लेकिन अगर एक प्रोसेस की बात करें राइट फ्रॉम लोगों के बीच रीच को बढ़ाने से लेकर, तो ये किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है? तो पहले यूज़र सॉफ्टवेयर पे आता है, प्लेटफॉर्म पे आता है, देन उसके बाद हमें पता चलता है कि उस प्लेटफॉर्म पे आए तो मार्केटिंग के थ्रू आता है वो। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो मार्केटिंग का हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट का होता है, देन फिर जिसको डेरेन देखते हैं जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर पे आता है, प्लेटफॉर्म पे आके वो ट्रिप बुक करता है, फिर सेल्स टीम्स उससे 1-to-1 कांटेक्ट करती है कि आपकी क्या क्वेरी थी, फिर उनकी मतलब आपके अंदर जो लोग हैं वो 1-to-1 उनसे कांटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो ट्रिप का बुकिंग कंफर्म करते हैं तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है कि उनसे पेमेंट से रिलेटेड हम लोग उनको सेल कर देते हैं, फिर पेमेंट जो भी करना होता है वो फाइनेंस शेल में आशीष संभालता है। कभी ऐसा भी हुआ कि पेमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस हुई कस्टमर्स की साइड से, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं इस इंडस्ट्री में? हम लोग फर्स्ट हमारा 50% का एडवांस हम लोग बुकिंग लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उनको पूरी ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, और विद इन अ ट्रिप के ड्यूरिंग पीरियड में हम लोग उनसे रेस्ट ऑफ द अमाउंट ले लेते हैं। कबीर जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक विश्वास नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, तो उस विश्वास को स्टैब्लिश करने के लिए आपके क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं जिसको कि आप यूज़ करते हैं ऑन ग्राउंड लोगों के बीच अपने कंसेप्ट को उतारने के लिए? मैम अगर देखे जाए तो अभी सबसे ज़्यादा अगर क्या कोई ट्रस्ट का प्रोटोटाइप इशू है या कोई डेमो है, किस तरह से? अभी हमारा बेसिकली हम लोगों ने AI भी बनाया पर्सनलाइज ट्रिप के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो खुद से ट्रिप जाना चाहते हैं, तो उन्हें भी पता नहीं होता कि गोवा में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने AI बनाया हुआ है, जो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा AI। तो आप जाके उससे कुछ इनपुट्स मांगेगा, फिर उसके बाद आपको पूरी ट्रिप की आइटनरी प्रिपेयर करके दे देगा वो। कबीर जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने अपने अंदर में लोग रख रखे हैं एज एम्प्लॉयज़ या एज इंटर्न्स, तो उनको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तभी वो आपके लिए काम करते हैं या कार्यरत रहते हैं। तो अलग अलग मार्केटिंग, अलग अलग हेड्स हैं आपके स्टार्टअप के, जो आपने एक साथ एक टीम बनाई है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पे करते हैं, एज इंटर्न्स हायर करते हैं, या किस प्रकार से आप उनसे काम लेते हैं, सहयोग लेते हैं? जितने भी हेड हैंगे वो सारे इक्विटी बेस्ड पर रहेंगे, और बाकी के जो भी इनिशियल डेज के हमारे हैं वो उनके लिए इन फ्यूचर के लिए हमने ई-सॉप्स का सोच रखा है कि हम उन्हें ई-सॉप्स देंगे। अभी सैलरी हम लोग किसी को प्रोवाइड नहीं करते। ओके, तो जो भी आपके लिए काम करता है उसको आप एक सर्टिफिकेट दे देते हो, इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ टाइप का? ई-सॉप्स बेसिकली फ्यूचर में जाके कंपनी के शेयर्स होते हैं, काइंड ऑफ 0.01% इक्विटी, काफ़ी कम परसेंट इक्विटी होती है जो स्टार्टिंग वाइज एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। कितनी लोग फिलहाल आपके स्टार्टअप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? 10 से 12 लोग। और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से होता है? बीट कमीशन बेस्ड, बीट सैलरी बेस्ड, या फिर अभी वैसा कोई सिनेरियो नहीं हो पा रहा है? जो ट्रैवल जो आपके अपनी टीम मेंबर्स हैं, आपके अपनी टीम मेंबर्स के साथ किस प्रकार से शेयर हो पाता है जो भी अभी आ रहा हम लोग है? किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका आ रहा है उसको आप पूरा अपने स्टार्टअप में ही लगा दे रहे हैं, अपने इनकम के लिए अभी आप उतना फोकस्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई सैलरी स्टार्टअप नहीं की ले ग्रोथ के लिए ही फोकस कर रहे हैं। जी, स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए ही हम लोग अभी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसी को वापस स्टार्टअप में लगा के उसको ग्रोथ करने के लिए सब लोग। DPIIT रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या फ़ायदे मिले आपको DPIIT रजिस्टर होने के बाद? मैम जैसे DPIIT रजिस्टर्ड होने के बाद आप गवर्नमेंट से 20 लाख रुपए तक की ग्रांट ले सकते हो, 20 लाख तक की ग्रांट ले सकते हो, और इवन 50 लाख रुपीज़ तक का आप लोन ले सकते हो, वो भी काफ़ी कम इंटरेस्ट पे, 5% के इंटरेस्ट पे। तो ये आपको बेनिफिट होता है। तो ये इस ह्यूज अमाउंट को आप आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए, आपके स्टार्टअप को ग्रोथ के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हो। कबीर जी, जब शुरुआत में आप इंटर्नशिप कर आए और आप अपने स्टार्टअप को फॉर्म करने के लिए आगे बढ़े, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करी उस दौरान? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस की उस दौरान जब आप अपने स्टार्टअप को एक इनिशियल फॉर्मेट देने के क्रम में
आगे बढ़ रहे थे? हम काफ़ी कुछ फेस किया। पहले पूरी टीम रेडी नहीं हो पा रही थी, ठीक से टीम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। टेक टीम ढूंढना पड़ी, 1-to-1 बहुत सारे फ्रेंड्स से बात करना पड़ी कि आपको स्टार्टअप में काम करना, फिर उनको टीम में लाना पड़ा, फिर सारी टीम सब कुछ स्मूथली वर्क करे, फिर उस पर ध्यान दिया, काफ़ी कुछ का फेस करा। जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए उसको आपने कैसे ओवरकम किया? मैम इजीली आप जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें होती जाएगी। अब जैसे हम लोग मैं इंटर्न करके आया था तो मुझे पता था कि चीज़ें मैनेजेबल कैसे होती है ट्रैवल कंपनी में, तो फिर मैं उस हिसाब से ट्रीट करता था मेरे साथ वाले दोस्तों को। तो फिर हम लोगों ने, और हम लोग एज अ सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इतना कुछ इश्यूज़ नहीं हुआ हमें। टायर 1, टायर 2 सिटीज़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और टायर 3-4 सिटीज़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप किस तरह का डिफरेंस देखते हैं, और साइमल्टेनियसली झारखंड के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस प्रकार से व्यू करते हैं? मैम बेसिकली टायर 1 सिटीज़ में जैसे बेंगलोर हो गई है, तो उस वहाँ पर स्टार्टअप का हब बन चुका है, मतलब काफ़ी स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में आपको स्टार्टअप का कल्चर कम मिलेगा, काफ़ी कम मिलेगा। झारखंड में भी स्टार्टअप्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, जैसे हमारे कॉलेज BIT मैशरा उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप्स में। मतलब अभी करंटली हमारे कॉलेज में अराउंड 50+ स्टार्टअप्स वर्किंग कंडीशन में। कोई भी अगर आपकी तो कॉलेज से आपको सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला स्टार्टअप्स को लेकर, लेकिन कोई भी अगर न्यू पर्सन या आपके जैसा कोई युवा एक आइडिया को लेकर उस पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? किस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए? जो भी आपका आइडिया है पहले तो लोगों से शेयर करना चालू करो, आप अपने लोगों से जो नॉलेजेबल, उस फील्ड में नॉलेजेबल पर्सन से उनको बताना चालू करो, ताकि वो बता पाएंगे कि इसकी जेन्युइन में नीड है या नहीं है। क्योंकि उसके बाद का क्या स्टेप होना चाहिए? अगर नीड आइडेंटिफाई हो गई तो किस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए? हर कॉलेज में अब समिट्स होने लग गए, स्टार्टअप से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होने लग गए, तो आप ऐसे किसी कॉलेज को या इंस्टीट्यूट को अप्रोच करो जहाँ पे ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। डिफरेंट जैसे आपके कॉलेज में भी ये ओपन रहता है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ जी, और डिफरेंट IITs में भी ओपन रहता है कि आप किसी भी कॉलेज से आकर कंपटीशन में पार्ट ले सकते तो हैं। वहाँ से एक बहुत बड़ा सहयोग ऐसे लोगों को मिल सकता है। कबीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।